जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की दैनिक समसामयिकी देखते हैं। पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली जेनी एर्पेनबेक बनी है पहली जर्मन लेखिका। कौन? जेनी एर्पेनबेक, सॉरी जेनी एर्पेनबेक को उनके उपन्यास लेख जिसका नाम है कैरोस, तो एक प्रेम प्रसंग है, ठीक है। कैरोस के कारण इनको बुकर पुरस्कार 2024 का दिया गया है। 2023 का बुकर पुरस्कार किसको दिया गया था? टाइम शेल्टर के लिए दिया गया था। किसको? जॉर्जी गोस्पोडिनोव को, ठीक है। ये बुकर जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये कब से चालू किया गया था? तो 1968 से चालू किया गया था। और इसमें जो पुरस्कार में धनराशि भी पूछ लेता है कितने मिलती है, तो इसमें जो है आपको 50,000 पाउंड मिलता है। 50,000 पाउंड मिलता है, या उसको जब चेंज करेंगे डॉलर में तो आपको क्वेश्चन में $64,000 भी दे सकता है। तो 50,000 पाउंड या $64,000 भी दे सकता है। तो उसके हिसाब से आपका आंसर होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है न्यूज कि नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने की फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की घोषणा, ठीक है। नॉर्वे, स्पेन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो है इजराइल और कुछ देश जो अपने इधर हैं एशिया में, कुछ देश जो मुस्लिम राष्ट्र हैं वो अभी तक जो है इजराइल को राष्ट्र की मान्यता नहीं देते हैं। और कुछ देश जो पश्चिमी जो यूरोप है, पश्चिमी यूरोप और जैसे यूएसए वगैरह, तो ये लोग जो क्या क्या करते हैं कि इनका जो फिलिस्तीन राज्य है इसको राज्य का दर्जा या देश का दर्जा नहीं देते हैं, ठीक है। तो अब धीरे धीरे कवायद चालू हो गई है कि कई पश्चिमी राज्यों ने, पूर्वी राज्यों में जैसे एशिया में मुस्लिम राष्ट्रों ने भी इजराइल को मान्यता देनी चालू कर दी है, जैसे यूएई ने दे दिया है। वैसे ही क्या हुआ है कि जो पश्चिमी यूरोप के कई देश हैं उन्होंने फिलिस्तीन को भी मान्यता देना चालू कर दिया है। तो उसमें से कौन से देश हैं? नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने चालू किया है। नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने क्या किया है कि 22 तारीख को फिलिस्तीन को मान्यता दे दिया है एक राज्य के रूप में, ओके। और क्या किया है, 1993 में ओस्लो शांति समझौता, तो ये याद रखिएगा कि ओस्लो शांति समझौता जो है वो इजराइल और फिलिस्तीन नेतृत्व के बीच में जो दो राज्यों के समाधान हेतु जो आवश्यकताएं होती हैं उसको स्वीकारा गया था। तो ओस्लो शांति समझौता 1993, तो ये पूछ सकता है कि ये किस लिए हुआ था? तो ये दो राज्य समाधान आवश्यकता को स्वीकार करने हेतु हुआ था, ठीक है। ओस्लो शांति समझौता किससे जुड़ा है? दो राज्यों के समाधान के लिए, ठीक है। और इसमें नॉर्वे पहला देश है जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दिया है पश्चिमी यूरोपियन राज्यों में, ठीक है। नॉर्वे पहला देश है। किसने किसने दिया है? नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने, लेकिन नॉर्वे पहला देश है, ठीक है। मैं 2-3 बार बोल रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए। अल्जीरिया दुनिया का पहला देश था जिसने दो राज्य समाधान फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दिया था, ठीक है। तो अल्जीरिया दुनिया का पहला देश था जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दिया था। और पश्चिमी यूरोपियन देशों में नॉर्वे पहला देश है जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दिया है, ठीक है। चलिए, और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। स्पेन बना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अपने भारत देश में। कहाँ पे है? ये देखिए, स्पेन अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का 99वां सदस्य बना है। वो आप जो है कमेंट में लिखिए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है इसका मुख्यालय भारत में किस स्टेट में है, किस शहर में है, ठीक है। तो इसको जो हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल ने ये न्यूज़ दिया है कि जो है स्पेन ने इसको ज्वाइन कर लिया है 99वें सदस्य के रूप में, ओके। स्पेन ने ज्वाइन किया है। इसमें अभी कितने देशों ने साइन किया है इस समझौते पर? तो 119 देशों ने। देखिए, साइन करना अलग होता है, उसको ज्वाइन करना अलग होता है। तो 119 देशों ने इसको मान्यता दी है, ठीक है, आईएसओ को। और इसमें जो है 99 देश शामिल होना मतलब उस पर कार्य करना चालू कर दिए हैं, ठीक है। तो स्पेन उसमें 99वां सदस्य बन गया है, ओके। 98वां सदस्य कौन था? तो 98वां सदस्य मतलब स्पेन से पहले कौन जिसमें शामिल हुआ था? तो पनामा 98वां सदस्य था इसका, ठीक है। किसका? ISA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की कल्पना भारत और फ्रांस ने की थी। कब? 2015 में COP21 हुआ था जब, कहाँ पे? फ्रांस में, ठीक है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है न्यू डाला गया था भारत और फ्रांस के द्वारा। अगला न्यूज है कि दक्षिण कोरिया के सियोल में आयोजित हुआ है दूसरा एशियाई शिखर सम्मेलन। दूसरा एशिया नहीं, AI, ठीक है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? दक्षिण कोरिया के सियोल में। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री का नाम देख लीजिए, प्रधानमंत्री हान डक सू ने सियोल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ग्लोबल फोरम के उद्घाटन किया है। ठीक है, और इसका पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन नवंबर में, इस देखिए पहला जो हुआ था वो ब्रिटेन में हुआ था। पहला कहाँ पे हुआ था? ब्रिटेन में। दूसरा कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है सियोल में। ठीक है, और तीसरा कहाँ पे होगा? तो ये होगा फ्रांस में। पहला ब्रिटेन, फिर सियोल मतलब साउथ कोरिया में, और तीसरा कहाँ होगा? फ्रांस में होगा। ठीक है, तो ये तीनों आपको बता दिए गए। फिर इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। यूरोपीय संघ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिनियम द्वारा ये जो है प्रकरण चलाया जाता है। ठीक, भारतीय वायुसेना के सेवारत कर्मचारियों को उनके परिवार के लिए पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का बेंगलुरु में हुआ उद्घाटन। किसके लिए? भारतीय वायुसेना के सेवारत कर्मचारियों के लिए, सबके लिए नहीं, जो रिटायर हो गए उनके नहीं, जो सेवारत हैं उनके लिए। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो एयर चीफ मार्शल BR चौधरी जी ने किया है। ठीक है, ये कहाँ पे किया गया है? तो ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए बस इतना ही है। भारतीय जो है अभ्यास साइबर सुरक्षा 2024, तो ये क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? CDS हमारे बिपिन रावत साहब, तो उनका शहीद हो गए हैं, समझ लीजिए, वो अब नहीं है। तो जो नए हैं उनका नाम है अनिल चौहान। तो अनिल चौहान साहब ने नई दिल्ली में एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024, तो आपसे पूछ सकता है कि एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 इसको किसके देखरेख में हुआ है? तो ये जो है CDS अपने जो है अनिल चौहान जी के देखरेख में। और कहाँ पे हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, इसकी बैठक। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। भारतीय शेयर बाजार $5 ट्रिलियन पूंजीकरण के साथ बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार। ठीक है, अपने यहाँ के शेयर बाजारों के क्या नाम है? BSE और NSE। तो इसमें क्या है कि भारतीय जो पूंजीकरण है इसका पहुँच गया शेयर बाजार का $5 ट्रिलियन। ठीक है, और ये इससे पहले 6 महीने के अंदर ही, पहले जब $4 मिलियन था, तो 6 महीने $1 ट्रिलियन इसको बढ़ने में 6 महीने से भी कम का समय लगा है। ठीक है, और सबसे 6 महीने के अंदर ये $4 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन पहुंच चुका है। $5 ट्रिलियन में अभी भारत से आगे कौन कौन है? तो अमेरिका, ऑब्वियसली अमेरिका है, फिर दूसरे नंबर पे चीन है, फिर जापान है, फिर हांगकांग है, फिर इंडिया। तो कौन कौन हो गया? अमेरिका हो गया, ठीक है, चीन हो गया, जापान हो गया, हांगकांग हो गया, और फिर इंडिया है 5वें नंबर पे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें है कि $1 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटल कब बना था भारत? तो $1 ट्रिलियन का बना था 2007 में। ठीक है, फिर $2 ट्रिलियन बनने में इसको 10 साल लग गया। 2017 में बना। $3 ट्रिलियन ये बना 2021 में। ठीक है, तीन ट्रिलियन बना, और $4 ट्रिलियन बना ये 2024 जनवरी के आसपास में, और अब ये बन गया है $5 ट्रिलियन 6 महीने के अंदर, नहीं जनवरी नहीं, लगभग दिसंबर नवंबर में बना था $4 ट्रिलियन, और अभी 6 महीने के अंदर ही ये क्या बन गया है? $5 ट्रिलियन का बन गया है। ठीक है, और 2024 की पहली तिमाही में घरेलू शेयर में $8 बिलियन से अधिक का प्रवाह हुआ है। ठीक है, घरेलू तिमाही में जो 2024 की पहली तिमाही में $8 बिलियन आ गए हैं, तो इसीलिए अब पहुँच गया है $5 ट्रिलियन तक। ओके, ये देखते हैं कि भारतीय शेयर बाजार होता क्या है, इसमें क्या है। तो भारतीय शेयर बाजार का जो अगला लक्ष्य है कि वो 2030 तक अपनी मार्केट कैपिटल को कितना ले जाना चाहता है? $10 ट्रिलियन का लक्ष्य है इसका। 2030 तक इसका $10 ट्रिलियन का लक्ष्य है। ठीक है, भारत $1 बिलियन मार्केट कैप वाले, इसमें जो $1 बिलियन मार्केट कैपिटल वाले कितने इसमें स्टेक होल्डर हैं, मतलब कितनी कंपनियां हैं? 500 कंपनियां रजिस्टर हैं। और $100 बिलियन मार्केट कैपिटल वाली कितनी कंपनी हैं? 100 कंपनियां रजिस्टर हैं। ओके, चलिए, घरेलू लॉजिस्टिक्स सेवा प्लेटफॉर्म पोर्टर, क्या नाम है कंपनी का? नाम है पोर्टर, बना वर्ष 2024 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न। भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन बन गया है? पोर्टर। कब? 2024 में ही तीसरा यूनिकॉर्न है ये। ठीक है, वैसे तो लगभग इस समय 105-106 यूनिकॉर्न के आसपास भारत में है। पोर्टर 2024 में तीसरा यूनिकॉर्न बना है। 2024 में पहला यूनिकॉर्न जो बना था तो AI स्टार्टअप कंपनी है, क्या नाम है? क्रूट्रिम। क्या नाम है? क्रूट्रिम, आप नाम देख लीजिए। दूसरी जो थी B2B SaaS,
ये बनी थी दूसरी कंपनी, और अब पोर्टर जो है ये तीसरी यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है 2024 में। ठीक है, टोटल जो यूनिकॉर्न कंपनियां हैं भारत में वो हो गई हैं 106। यूनिकॉर्न कंपनियां किसके कहते हैं? जिनका मार्केट कैपिटल $1 बिलियन से अधिक होता है, मतलब लगभग 8500 करोड़ से अधिक मार्केट कैपिटल वाली कंपनियां क्या बन जाती हैं? यूनिकॉर्न बन जाती हैं। ठीक है, $10 बिलियन से अधिक हो जाता है तो उसको डेकाकॉर्न कहते हैं। ठीक है, चलिए कि वित्त वर्ष 2023-24 में आरबीआई का जो रिकॉर्ड लाभांश रहा है वो कितना रहा है? 2.11 लाख करोड़। कितना? 2.11 लाख करोड़ 23-24 में आरबीआई का रिकॉर्ड लाभांश रहा है। ठीक है, आरबीआई ने बताया है कि जो भारत सरकार है वो आरबीआई का 100% मालिक है। ये आप जानते हैं कि आरबीआई प्राइवेट कंपनी तो है नहीं कोई, इस पर पूरा का पूरा स्टॉक होल्डर कौन है इसका? भारत सरकार है। ठीक है, लाभांश होता क्या है? तो लाभांश किसी कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों को वितरित लाभ का हिस्सा होता है, उसको क्या कहते हैं? लाभांश कहते हैं। ठीक है, अगला न्यूज है कि सिक्किम में आयोजित हुआ सागा दावा महोत्सव। सागा दावा महोत्सव कहाँ पे? सागा से सिक्किम। ठीक है, सागा सिक्किम। तो सागा दावा महोत्सव कहाँ हुआ है? सिक्किम में। ये बौद्ध महोत्सव है। ठीक है, तो ये कब पड़ता है? तो ये हर साल उत्तरी बौद्ध कैलेंडर के चौथे महीने के 15वें दिन, चौथे महीने के 15वें दिन पड़ता है। ठीक है, ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सिक्किम में, हर साल मनाया जाता है। ओके, वार्षिक महोत्सव है। चलिए, इसमें ये महायान बौद्धों के लिए है, इसमें हीनयान जो बौद्ध संप्रदाय है वो शामिल नहीं होता है, केवल महायान बौद्ध संप्रदाय इसमें शामिल होता है। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा का क्या है? तो बुद्ध पूर्णिमा के बारे में एक आप जान लीजिए कि बुद्ध पूर्णिमा को बैसाख नाम से भी जाना जाता है। तो आपको कभी बैसाख नाम आ गया तो बैसाख किससे रिलेटेड है? तो बुद्ध पूर्णिमा से रिलेटेड है बैसाख। ओके, अगला है कि नेपाल की कामी रीता, कौन? कामी रीता शेरपा ने रिकॉर्ड 30वीं बार माउंट एवरेस्ट किया फतेह। आप इनका नाम सुनते होंगे, कामी रीता का नाम कई बार आपने सुना होगा। तो ये 30 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं। ये क्या है? शेरपा। शेरपा क्या होते हैं? जो माउंट एवरेस्ट पर जैसे आप अगर चढ़ने जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक गाइड प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो गाइड को हम लोग क्या कहते हैं? शेरपा कहते हैं। ठीक है, तो कामी रीता शेरपा हैं, कहाँ की हैं? नेपाल की, और इन्होंने 2024 में अपनी 30वीं बार माउंट एवरेस्ट जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुकी हैं। और इनसे पीछे जो है पीछे है उसका नाम है पसांक दावा। पसांक दावा कितनी बार चढ़ चुके हैं? ये 27 बार। और ये जो है रीता शेरपा कितनी बार चढ़ चुके हैं? ये जो है 30 बार कर दिया, पसांग दावा ने 27 बार कर दिया है। देखिए, माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? तिब्बत में। माउंट एवरेस्ट को हम लोग माउंट एवरेस्ट कहते हैं, पूरी दुनिया माउंट एवरेस्ट कहती है, तिब्बत वाले चोमोलुंगमा कहते हैं। और चोमोलुंगमा का मतलब होता है विश्व की देवी या घाटी की देवी, और नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं। तो इसका नाम है सागर माथा नेपाल में। ठीक है, पाकिस्तानी पर्वतारोही एक हैं, कौन? सिरबाज खान। कौन? क्या नाम है? सिरबाज खान। इन्होंने बिना ऑक्सीजन के सहायता से माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हैं। ठीक है, बिना ऑक्सीजन मास्क लगाए ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए हैं। और इन्होंने लगभग 13 चोटियों में से 11 चोटियों पर बिना मास्क लगाए ही चढ़े हैं। उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं हुई है। लेकिन 2 चोटियाँ कौन कौन सी? अन्नपूर्णा और कंचनजंगा पे इन्होंने ऑक्सीजन का सपोर्ट लिया है। ओके, आखिरी देखिए इसमें समसामयिकी में है जो है न्यूज कि लद्दाख में बीआरओ के प्रोजेक्ट विजयक ने स्वदेशी रिजुपेओ सड़क निर्माण तकनीकी का किया सफलतापूर्वक उपयोग। ठीक है, तो जो हमारी बीआरओ है, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, वो सड़क बनाने का काम आप जानते हैं करती है कहाँ पे? बॉर्डर वाले इलाकों में। तो ये प्रोजेक्ट विजयक, तो प्रोजेक्ट विजयक और प्रोजेक्ट बीकन, इसके 2 प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट विजयक और प्रोजेक्ट बीकन। तो प्रोजेक्ट विजयक जो है इसके द्वारा ये लद्दाख में रोड बनाती है। जब लद्दाख में कोई रोड, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं और वहाँ पे जो डिग्री तापमान होता है बहुत कम होता है, तो उसका नाम है प्रोजेक्ट विजयक। अब प्रोजेक्ट बीकन क्या है? तो प्रोजेक्ट बीकन जब ये लोग सिक्किम में रोड बनाते हैं, सिक्किम में मतलब सिक्किम या आप मान लीजिए जम्मू कश्मीर में मेन तो जब कश्मीर में रोड बनाते हैं तो उसका नाम होता है प्रोजेक्ट बीकन। प्रोजेक्ट बीकन के तहत ये कश्मीर में बनाते हैं और प्रोजेक्ट विजयक के तहत ये बनाते हैं लद्दाख में रोड। ठीक है, तो इसमें बिटुमिनस सड़कों का ही प्रयोग किया जाता है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ और डाल दिया जाता है। बिटुमिनस जो अपने यहाँ बनती हैं वही, लेकिन इनका जो है मोटाई ज़्यादा रहता है
और देखिए वहाँ पे एल्टीट्यूड बहुत कम रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, तो शून्यांक जो वहाँ पे जो है जो गलनांक होता है ये सब बहुत कम, तो वहाँ पे जल्दी ही गलने लगती है। जैसे अब वहाँ पे गर्म करके कोई तारकोल निकाले और बिटमिनस को लेके जा रहे हैं, उसी बीच में वो चिपक जाते हैं सब। तो इसीलिए ये लोग अलग अलग तकनीकी का प्रयोग करके रोड बनाते हैं। हमारे यहाँ जैसा नहीं कि उठा लिए मशीन में भर दिए और फिर लेके जाके बिछा रहे हैं आराम से, उस पर रोलर चल रहा है, सही से हो रहा है, नहीं, वहाँ पे तुरंत जम जाता है। तो उसके लिए अलग अलग तकनीकों का प्रयोग करते हैं, इसलिए उन तकनीकियों का नाम, उनको नाम दिया गया है प्रोजेक्ट बीजेक और प्रोजेक्ट बीजक। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।